नमस्कार। आज हम झारखंड के नक्शे को देखेंगे, लेकिन ये सिर्फ जमीन पर खींची गई कुछ लकीरें नहीं हैं। नहीं, ये कहानी है विद्रोह की, संसाधनों की और बेहतर शासन की एक लंबी तलाश की। हर जिले की सीमा के पीछे एक संघर्ष है, एक वजह है। चलिए मिलकर इस कहानी की परतें खोलते हैं। मतलब ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये तो एक जीता जागता दस्तावेज है, संघर्ष का, पहचान का और उम्मीदों का। ये दिखाता है कि कैसे लोगों के आंदोलन और उनकी जरूरतें किसी भी जगह की सरहदों को बना भी सकती हैं और बदल भी सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये कहानी लिखी कैसे गई? विद्रोह, संसाधन और शासन, इन सब ने मिलकर इसे कैसे घड़ा? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। हम देखेंगे कि कैसे बगावत की आग ने पहली सरहदें खींची, कैसे संसाधनों के खजाने ने ही चुनौतियों को जन्म दिया और कैसे विकास की चाह ने इस नक्शे को वो रूप दिया जो आज हमारे सामने है। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी से। और मजे की बात यह है कि उस वक्त जो जिले बने ना, वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए नहीं बने थे। नहीं, वो बने थे ब्रिटिश राज के खिलाफ हो रहे बड़े बड़े आदिवासी विद्रोहों को काबू में करने के लिए। और ये विद्रोह कोई छोटे मोटे नहीं थे। तिलका मांझी के गुरिल्ला युद्ध से लेकर रानी सर्वेश्वरी के आंदोलन तक, और फिर सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में संथाल हूल, जिसे संथाल विद्रोह भी कहते हैं, इन सब ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी और उन्हें अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कुछ अलग अलग विद्रोह नहीं थे, ये एक बड़ा जन आंदोलन था। एक ऐसी आवाज थी जिसे अंग्रेज चाहकर भी अनसुना नहीं कर सकते थे, और इसी दबाव में उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव करने पड़े। और इसका असर देखिए कितना सीधा और साफ था। 1831-32 में जब कोल विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों को लगा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और उसी के तहत बना हजारीबाग जिला। बिल्कुल इसी तरह 1855 के जबरदस्त संथाल विद्रोह के फौरन बाद संथाल परगना जिला बना दिया गया। अच्छा, इन संघर्षों की जड़ में क्या था? अक्सर जमीन। अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी, दामिने कोह। ये एक फारसी शब्द है, मतलब पहाड़ों का आंचल। उन्होंने राजमहल की पहाड़ियों में एक इलाका तय कर दिया। अब इससे हुआ ये कि जो स्थानीय आदिवासी थे, पहाड़िया और संथाल, उनके जमीन और जंगल के अधिकार छीनने लगे, और यहीं से रानी सर्वेश्वरी जैसे नेताओं के विद्रोह की आग भड़की। संथाल विद्रोह का खौफ अंग्रेजों के दिल में कितना बैठ गया था, इसका जीता जागता सबूत है पाकुड़ का ये माटिलो टावर। सोचिए, उन्होंने ये 30 फुट ऊंची गोल इमारत सिर्फ इसलिए बनवाई ताकि वो संथालों के तीरों से खुद को बचा सकें। ये पत्थर की मीनार आज भी उस जबरदस्त विद्रोह की कहानी सुनाती है। तो ये तो थी विद्रोह की कहानी, लेकिन झारखंड की कहानी में एक और बहुत बड़ा पहलू है, और वो है एक गहरा विरोधाभास। एक तरफ जमीन के नीचे कुदरत का अनमोल खजाना भरा पड़ा है, और दूसरी तरफ लोगों की जिंदगी में गहरी सामाजिक चुनौतियां हैं। इस विरोधाभास को अगर समझना हो ना, तो पाकुड़ से बेहतर कोई जगह नहीं है। इसे ब्लैक स्टोन सिटी यानी काले पत्थर की नगरी भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से निकला पत्थर पूरे देश में सड़कें और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के काम आता है। जरा पाकुड़ की अमीरी का अंदाजा लगाइए। यहाँ 800 से भी ज्यादा पत्थर की खदानें और उतने ही क्रशर हैं। ये इतना बड़ा हब है कि हावड़ा रेलवे डिवीजन को सबसे ज्यादा माल ढुलाई से कमाई यहीं से होती है। यहाँ का पत्थर बांग्लादेश तक जाता है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है, और कहानी का दूसरा पहलू सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ पत्थर की ये दौलत, और दूसरी तरफ 2011 के आंकड़ों को देखें तो यहाँ महिला साक्षरता दर सिर्फ 40.52% थी। ये राज्य और देश के औसत से बहुत बहुत ही कम है। ये उन हजारों लड़कियों की कहानी है जो शायद कभी स्कूल जा ही नहीं पाई। और ये विरोधाभास सिर्फ पाकुड़ की कहानी नहीं है। दुमका में 1955 में एक बांध बना, मसांजोर बांध। कनाडा की मदद से बना था, इसलिए इसे कनाडा बांध भी कहते हैं। अब देखिए, बांध बना है झारखंड की जमीन पर, लेकिन इसका ज्यादातर फायदा मिलता है पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को। ये उस डेवलपमेंट मॉडल पर एक बड़ा सवाल है जिसकी चर्चा आज पूरे देश में होती है। तो पहले विद्रोह के कारण जिले बने, फिर हमने संसाधनों का विरोधाभास देखा। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब शुरू होता है जिले बनाने का तीसरा दौर,
और इस बार मकसद विद्रोह दबाना नहीं, बल्कि शासन को आम लोगों के और करीब ले जाना था, विकास की रफ्तार को तेज करना था। ये सब शुरू हुआ 70 और 80 के दशक में। एक तरह से एक लहर सी आई। आबादी बढ़ रही थी, विकास की ज़रूरतें बढ़ रही थीं, तो बड़े बड़े ज़िलों को तोड़कर नए ज़िले बनाए गए। गिरिडीह, देवघर, गुमला, साहिबगंज, ये सब उसी दौर में बने। ये सिलसिला 90 के दशक में भी चला और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 15 नवंबर 2000, जब झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो जब साल 2000 में झारखंड बना, तो इसके हिस्से में कुल 18 जिले आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में असली काम तो अब शुरू होना था। देखिए, जब कोई नया राज्य बनता है तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। नई सरकार पर भी विकास का भारी दबाव था और ये महसूस किया गया कि कई इलाके अभी भी जिला हेडक्वार्टर से इतने दूर हैं कि लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती। बस इसी सोच के साथ 6 और नए जिले बनाए गए। ये काम 2 हिस्सों में हुआ। पहले 2001 में, यानी राज्य बनने के ठीक बाद, 4 नए जिले बने: लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। और इसके कुछ साल बाद 2007 में 2 और जिले बनाए गए: खूंटी और रामगढ़। तो बस 2007 में खूंटी और रामगढ़ के बनने के साथ ही झारखंड के 24 जिलों का वो नक्शा तैयार हो गया जिसे हम आज देखते हैं। तो नक्शा तो तैयार हो गया, 24 जिलों की सीमाएं खिंच गईं। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, असल में ये कोई अंत नहीं है। ये एक ऐसा अध्याय है जो आज भी हर रोज लिखा जा रहा है। तो जब हम इस नक्शे को देखते हैं तो ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये एक ताना बाना है। इसमें तिलका मांझी से लेकर कोल विद्रोह तक संघर्ष के धागे हैं। इसमें जादोपटिया की कला से लेकर मलूटी के मंदिरों तक संस्कृति के रंग हैं। इसमें पाकुड़ के पत्थर और वहाँ के स्कूलों का विरोधाभास है। और इसमें 18 से 24 जिले बनने तक के सफर की शासन की कहानी भी है। और अच्छी बात यह है कि आज का झारखंड अपने इतिहास को भूल नहीं रहा। दुमका में जो नया मेडिकल कॉलेज बना है, उसका नाम संथाल विद्रोह की 2 महान वीरांगनाओं फूलो और झानो मुर्मू के नाम पर रखा गया है। ये दिखाता है कि जड़ें कितनी गहरी है। तो आखिर में ये नक्शा हमारे सामने एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल छोड़ जाता है। नक्शा तो खिंच गया, सीमाएं बन गईं, लेकिन सवाल ये है कि इस जमीन के नीचे जो बेशकीमती संसाधन हैं, वो आखिर किसके काम आएंगे? क्या वो सिर्फ खजाना भरने के काम आएंगे या फिर वो यहाँ के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे? इसका जवाब मिलना अभी बाकी है।